हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह। आज का हमारा जो टॉपिक है डिजीज ऑफ एक्सटर्नल ईयर। इससे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था एनाटमी ऑफ एक्सटर्नल ईयर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले जाकर वो वीडियो देख के आइए। उसके बाद अब हम इसमें डिस्कस करेंगे जो एक्सटर्नल ईयर से रिलेटेड जो जितनी भी डिजीज़ हैं, चाहे वो कंजेनाइटल हो या एक्वायर्ड है। तो इसको हम दो पार्ट में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में ब्रेंकियल साइनस एंड फिस्टुला एंड प्रीऑरिकुलर साइनस, कॉलरल फिस्टुला और पिन्ना डिफॉर्मिटी। जो डिफरेंट टाइप ऑफ पिन्ना डिफॉर्मिटी हैं, वो चाहे कंजेनाइटल हो या एक्वायर्ड है। और थोड़ा सा हम ओटोप्लास्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी हमारे नेक्स्ट पार्ट में ये सारे टॉपिक कवर होंगे। तो अभी हम पार्ट वन का टॉपिक कवर करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ब्रेंकियल साइनस और ब्रेंकियल फिस्टुला। मेरे पिछले से पिछले का जो वीडियो है ब्रेंकियल आर्चेस पे, आप उसको जाके देखिएगा। उसमें मैंने बताया था कि जो हमारा सेकंड ब्रेंकियल आर्च होता है, जो सेकंड ब्रेंकियल आर्च होता है, ये हमारा जो सेकंड ब्रेंकियल आर्च होता है, ये जाके हमारे जो तीनों क्लेफ्ट होते हैं, तीन क्लेफ्ट होते हैं, उनको जाके कवर कर लेता है। तो कवर करने के बाद क्या होता है, तो जो हमारा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्लेफ्ट होता है, टोटल 4 क्लेफ्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट क्लेफ्ट से हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो होते हैं वो ऑब्लिटरेट हो जाते हैं बाय द सेकेंड फेरेंजियल आर्च। तो बाद में क्या होता है, अगर वो ऑब्लिटरेट नहीं होते हैं तो वो ट्रैक्ट का फॉर्मेशन बना लेते हैं, जिसे कहा जाता है ब्रेंकियल साइनस और ब्रेंकियल फिस्टुला। तो इसमें क्या है, जो सेकेंड आर्च होता है वो ग्रो करके नीचे आता है। जो सेकेंड आर्च होता है वो ग्रो करके नीचे आएगा, तो वो क्या करेगा, कवर करेगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्लेफ्ट को। मैंने आपको बताया था 6 आर्चेज होते हैं, 4 क्लेफ्ट होते हैं और 5 जो होते हैं पाउच होते हैं। उससे क्या क्या फॉर्म होता है ये हमारे वीडियो में जाके आप देख लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि these clefts get obliterated and later disappears। नॉर्मली क्या होता है, ये जो क्लेफ्ट होते हैं डिसअपियर हो जाते हैं। बट अगर sometime these cleft does not disappear then cause the congenital anomalies। तो इससे क्या होगा कि हमारा ब्रेंकियल साइनस या ब्रेंकियल फिस्टुला का फॉर्मेशन होता है, या ब्रेंकियल एब्सेस का फॉर्मेशन होता है। तो ब्रेंकियल साइनस क्या होता है, ब्रेंकियल साइनस जो होता है इपिथेलियम लाइंड ब्लाइंड एंडिंग ट्रैक्ट ओनली वन ओपनिंग। जो साइनस होता है उसकी सिंगल ओपनिंग होती है, उसका जो नेक्स्ट जो एंड होता है वो ब्लाइंड होता है। तो जो ब्रेंकियल साइनस होता है वो मोस्ट कॉमनली किससे डेवलप होता है, सेकेंड क्लेफ्ट से। याद रखना दोस्तों, क्लेफ्ट से, सेकेंड क्लेफ्ट होता है उससे हमारा बनता है। हमारे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो क्लेफ्ट होते हैं वो नॉर्मली ऑब्लिटरेट हो जाते हैं, लेकिन जो सेकेंड वाला होता है वही हमारा ब्रेंकियल साइनस का फॉर्मेशन करता है। Opening of the branchial sinus is present at the junction of the upper 2/3 and lower 1/3 anterior border of sternocleidomastoid। इसकी जो ओपनिंग होती है ये नॉर्मली कहाँ पाया जाता है, जो हमारा स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड होता है। अब यहाँ डायग्राम में देखिए, ये हमारा स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड हो गया, मसल हो गई। तो यहाँ पे जो होता है ये आपका अपर 2/3 और लोअर 1/3 के जंक्शन पे ये हमारा मोस्ट कॉमनली यही पोजीशन होती है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। तो जो ब्रेंकियल साइनस या फिस्टुला होता है वो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड के एंटीरियर पार्ट पे डेवलप होता है। इन दिस साइनस epithelium gets shed off resulting in the formation of abscess। कभी कभी क्या होता है, इसमें जो एपिथेलियम होती है वो जो होती है इन्फेक्टेड हो जाती है, तो उससे क्या होता है, एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्रेंकियल फिस्टुला। ब्रेंकियल देखो, ब्रेंकियल साइनस में सिंगल ओपनिंग होती है। जो नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट एंड होता है, जो अदर एंड होता है वो ब्लाइंड होता है। बट ये फिस्टुला में क्या होता है, 2 ओपनिंग होती है, एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, एक इंटरनल ओपनिंग होती है। तो इट हैज द 2 ओपनिंग दैट कनेक्ट वन कैविटी टू अनदर कैविटी। तो एक्सटर्नल ओपनिंग प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ अपर 2/3 एंड लोअर 1/3 ऑफ, सेम एज द
जैसा हमने देखा कि ब्रेंकियल साइनस था, उसका भी जो पोजीशन था सेम वही ब्रेंकियल फिस्टुला का भी वही पोजीशन है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेनोक्लीडोमास्टोइड। अब इसकी तो एक्सटर्नल ओपनिंग तो यहाँ पे हो गई। अब इंटरनल ओपनिंग क्या होती है, जो मोस्ट कॉमनली देखा गया है पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर में या टॉन्सिलर फोसा में, जो मोस्ट कॉमन इंटरनल ओपनिंग होती है यहाँ पे होती है। कभी कभी ये और भी जगह पे खोलता है, जैसे हाइपोफेरिक्स में पायरिफॉर्म फोसा में भी जाके इसकी ओपनिंग होती है, तो वो बट इतना मोस्ट कॉमन नहीं होता है। जो मोस्ट कॉमन होता है टॉन्सिलर फोसा में इसकी ओपनिंग होती है। ये भी जो होता है मोस्ट कॉमनली डेवलप होता है सेकेंड क्लेफ्ट से, ये भी सेकेंड क्लेफ्ट से होता है। ये देखिए दोस्तों, ये ब्रेंकियल सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, इसमें कोई भी साइनस या ओपनिंग नहीं दिख रही है, तो ये ब्रेंकियल सिस्ट का फॉर्मेशन है। यही सिस्ट जो है एब्सेस का फॉर्म बना लेता है, साइनस का फॉर्म बना लेता है, फिस्टुला का फॉर्मेशन बना लेता है। अब इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है? नॉर्मली तो ये क्लिनिकली डायग्नोज्ड होता है, अपने पोजीशन और ओपनिंग और हिस्ट्री के हिसाब से। हिस्ट्री से हमें पता चल जाता है कि ये कब से है, बचपन से है। तो बाकी हम इसमें साइनोग्राम, जो साइनस ट्रैक्ट होता है उसका हम उसमें डाई इंजेक्ट करके उसमें हम उसका एक्सरे निकालते हैं, तो उसे हमें उसके ट्रैक्ट का एक्सटेंट के बारे में पता चलता है कि ट्रैक्ट कहाँ तक फैला हुआ है। तो उससे हमें ड्यूरिंग सर्जरी हमें हेल्प मिलती है। और फिस्टुलोग्राम, अगर साइनस है तो साइनोग्राम, अगर फिस्टुला का फॉर्मेशन है तो फिस्टुलोग्राम। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एब्सेस का फॉर्मेशन हो गया, ये स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल हो गई आपकी, इसके ठीक इंटीरियर जंक्शन पे यहाँ पे ये आपका एब्सेस का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे डाई डाल के उन्होंने एक्सरे लिया है, तो ये जो है डाई, ये ट्रैक्ट आपको दिख रहा है, ये ट्रैक्ट ये बताता है कि कहाँ तक इसका एक्सटेंट है। ये देखिए, देखो ये है आपका साइनस। इसमें क्या देखा जाता है कि कभी कभी बच्चे जब इसमें सकिंग करते हैं, देखो ये इस बच्चे को निप्पल पिलाया जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसमें पकरिंग हो जाती है। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि इसका जो है इंटरनल कनेक्शन है कहीं पे। देन द ट्रीटमेंट, ब्रेंकियल साइनस और ब्रेंकियल फिस्टुला के लिए, दोनों के लिए जो ट्रीटमेंट होता है, कंप्लीट एक्सीजन ऑफ द ट्रैक्ट। अगर हम पूरा ट्रैक्ट को नहीं निकालेंगे तो रिकरेंस होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बार बार इन्फेक्शन होता रहेगा, उस पर पस आता रहेगा। तो जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है वो सर्जिकल एक्सीजन ऑफ साइनस ट्रैक्ट। तो ये प्रोसीजर जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया में दिक्कत होती है, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया में हमें ट्रैक्ट को पूरा फॉलो करके उसको निकालना होता है, तो हमें जो है इसको जनरल एनेस्थीसिया में ही ये प्रोसीजर करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये साइनोग्राम या फिस्टुलोग्राम है, यहाँ पे देखिए डाई इंजेक्ट करी गई है इसमें, तो ये ट्रैक्ट पूरा यहाँ तक देखिए गया है, तो इससे में ये फिस्टुलोग्राम है। तो अब इसमें एक अप्रोच क्या होता है, इसमें सर्जिकल अप्रोच क्या होता है, इसमें होता है स्टेप लैडर सर्जिकल अप्रोच। स्टेप लैडर सर्जिकल अप्रोच में क्या होता है कि जहाँ पे साइनस बना हुआ है वहाँ पे पहला इंसीजन वहाँ पे देते हैं। अगर ट्रैक्ट छोटा है तो सिंगल इंसीजन से ही हम उसको डाइसेक्ट करके उसको निकाल देते हैं, लेकिन अगर ट्रैक्ट काफ़ी लंबा है तो उसमें हम मल्टीपल पैरेलल जो होता है इंसीजन देते हैं, जिससे हमें ट्रैक्ट आसानी से विजुलाइज हो और उसको प्रॉपरली हम उसको पूरा का पूरा निकाल सकें। तो जो भी फिस्टुला, साइनस या सिस्ट का एक्सीजन होता है उसमें स्टेप लैडर इंसीजन हम अप्रोच फॉलो करते हैं हम। तो स्टेप लैडर इंसीजन टेक्निक क्या होती है, इसमें मल्टीपल स्मॉल इंसीजन अलोंग द ट्रैक्ट फॉर बेटर एक्सपोजर। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इन्होंने पहला तो यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद अगर ट्रैक काफ़ी लंबा है तो एक इंसीजन यहाँ पे, एक इंसीजन यहाँ पे, एक इंसीजन यहाँ पे हम दे के उसको डाइसेक्ट करते हुए पूरा ट्रैक्ट को फॉलो करते हैं। और सर्जरी से पहले हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं डाई, जो मिथाइलिन ब्लू होता है। उससे क्या होता है, हमें उसके ट्रैक्ट के बारे में हेल्प मिलती है कि हाँ ये ट्रैक्ट कहाँ तक गया है, तो सर्जरी में थोड़ी सी हमें हेल्प मिल जाती है। कभी कभी क्या होती है, इंटरनल ओपनिंग को प्रॉपरली निकालने के लिए आजकल न्यूअर अप्रोच आया है, एंडोस्कोपिक असिस्टेड एक्सीजन। एंडोस्कोप जो होता है इंटरनल ओपनिंग को देखने के लिए, एंडोस्कोप का हम यूज करते हैं। रिक्वायर केयरफुल डिसेक्शन,
एज ए ट्रैक द मे पास क्लोज टू इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर। कभी कभी क्या होता है, ये ट्रैक जो होता है हमारे नेक में जो कैरोटिड सीथ होती है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है, वेगस नर्व होती है या कैरोटिड आर्टरी, इनके बीच से होते हुए जाती है। तो हमें क्या होता है, डाइसेक्शन में कभी काफ़ी जो है डिफ़िकल्टीज होती है। तो ऐसे में हमें बहुत ही केयरफुली डाइसेक्शन करना होता है। द ट्रैक इज फॉलोड फ्रॉम द एक्सटर्नल ओपनिंग अप टू द इट्स टर्मिनेशन। हमें एक्सटर्नल से लेकर के जहाँ तक उसका टर्मिनेशन है वहाँ तक उसको फॉलो करना है। कभी कभी क्या होता है, जो इंटरनल ओपनिंग होती है वो टॉन्सिलर फोसा मैंने बताया था, और कभी कभी रेयरली जो होता है पायरिफॉर्म फोसा में भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से ब्रेंकियल आर्च से उसकी ओरिजिन है। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर एक्यूट इन्फेक्शन है, अगर उससे पस आ रहा है, तो हम सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट से पहले। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर डिस्चार्जिंग पस या साइनस है, सेलुलाइटिस हो रखी है, तो सबसे पहले उसमें एंटीबायोटिक हम देंगे, और उसका जो है कल्चर सेंसिटिव करा के, मेनली जो होता है स्टेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस का ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। अगर पस का फॉर्मेशन हो गया है, अगर वो पस नहीं निकल पा रहा है, तो हम उसमें क्या करते हैं, इंसिजन और ड्रेनेज करते हैं, उसको कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेज के उसमें एंटीबायोटिक चलाते हैं। जब तक उसका एक्यूट इन्फेक्शन सबसाइड नहीं हो जाता, तब तक के लिए हम कोई सर्जरी नहीं करते। तो सर्जरी इज डिलेड अंटिल द एक्यूट इन्फेक्शन सबसाइड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये इन्होंने क्या किया कि ये ट्रैक्ट जो होता है, यहाँ पे एक इंसिजन दिया है, एक इंसिजन यहाँ पे दिया है, एक इंसिजन यहाँ पे दिया है। अब ये देखो, ये अंदर जाके ओरल कैविटी में जो पायरिफॉर्म जो टॉन्सिलर फोसा होता है, वहाँ पे इसकी इंटरनल ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पे है। तो इसको हम प्रोब भी डालते हैं, प्रोब डाल के हम इसको देखते भी हैं। डाई, या तो डाई डाल के इसका ट्रैक्ट को फॉलो करते हैं, या तो प्रोब डाल के हम इसको फॉलो करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्री ऑरिकुलर साइनस। अब प्री ऑरिकुलर साइनस क्या होता है, हमने अपने फेरेंजियल आर्चेज की वीडियो में बताया था कि जो हमारा पिन्ना का फॉर्मेशन होता है वो 6 हिलॉक्स से होता है, और जो 6 हिलॉक्स होते हैं वो बनते किससे हैं, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च और सेकेंड फेरेंजियल आर्च मिलके 6 हिलॉक्स बनाते हैं। जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च होता है, जिसे मैंडिबुलर आर्च भी कहा जाता है या एम आर्च भी कहा जाता है, वो 1, 2 और 3 जो होता है हेलॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। बाकी जो हाइवाइड आर्च होता है, जिसे सेकेंड आर्च भी कहा जाता है, एच आर्च भी कहा जाता है इसे, ये क्या बनाता है आपका 4th एंड 5th हिलॉक बनाता है। अब ये हिलॉक्स क्या होते हैं, आपस में फ्यूज करके पिन्ना का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बनाते हैं, हेलिक्स, एंटी हेलिक्स और कोंका, ये सब पार्ट बनाते हैं। तो अगर हिलॉक्स में फ्यूजन में प्रॉपर फ्यूजन नहीं होता है, तो ये पिन्ना की डिफॉर्मिटी हो जाती है, जिसे कहा जाता है प्री ऑरिकुलर साइनस। तो इसकी जो ओपनिंग होती है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसकी ओपनिंग है, ये रहा प्री ऑरिकुलर साइनस। साइनस का मतलब सिंगल ओपनिंग, मतलब अदर जो नेक्स्ट इंड होगा, दूसरा इंड होगा वो ब्लंट होगा। इसमें सिंगल, साइनस में सिंगल होता है, फिस्टुला में 2 होती है, सिंगल में, साइनस में सिंगल ओपनिंग होती है। तो इसकी जो ओपनिंग होती है, जो प्री ऑरिकुलर साइनस होता है, जो हमारा क्रक्स होता है हेलिक्स का, ये हमारा पूरा क्या हो गया, हेलिक्स हो गया। तो इसका क्रक्स होता है उसके इंटीरियर पार्ट में, वहाँ पे बनता है। तो ये हिलॉक के फ्यूजन, अगर हिलॉक का फ्यूजन प्रॉपर नहीं होता है, या फर्स्ट या सेकेंड फ्रेंजियल आर्चेस का फ्यूजन नहीं होता, तो उसकी वजह से यहाँ पे साइनस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, एंटीरियर टू द पिन्ना, जस्ट एंटीरियर टू द एंटीरियर टर्न ऑफ हेलिक्स। ये एंटीरियर टर्न ऑफ हेलिक्स के जस्ट इंटीरियर होता है। It is formed due to the defective fusion of 6 auricular hillocks, which is formed by the first branchial arches and second branchial arches. तो फर्स्ट और सेकेंड ब्रेंकियल आर्चेस से हिलॉक्स बनता है। अगर तो इसमें किसी भी चीज़ में फ्यूजन में या डेवलपमेंट में डिफॉर्मिटी होती है, तो उसकी वजह से प्री ऑरिकुलर साइनस का फॉर्मेशन होता है। इसका भी इन्वेस्टिगेशन मेनली क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं, बट इसमें भी साइनस का फॉर्मेशन है, तो इसमें भी हम साइनोग्राम कराते हैं, डाई डाल के एक्सरे लेते हैं, तो उसमें साइनोग्राम कराते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे डाई इंजेक्ट करी है हमने, डाई इंजेक्ट करते हैं और इसका एक्सरे लेते हैं।
ये डाई को हम जब ड्यूरिंग सर्जरी तो प्री सर्जरी से पहले भी इसको डाई को इंजेक्ट करके तब हम ट्रैक्ट को फॉलो करते हैं। तो हम पहले इसमें डाई डाल देते हैं, फिर हम एक इंसिजन लगाते हैं जो साइनस होता है उसके चारों तरफ क्रूशिएट इंसिजन लगाते हैं। उसके बाद हम उसको होल्ड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो ट्रैक्ट था उसको होल्ड करके उसको पुल कर लिया है और उसके बाद हम उसके चारों तरफ डाइसेक्शन करते हैं। जहाँ तक ट्रैक्ट होता है उसको चारों तरफ से डाइसेक्ट करते करते लास्ट एंड तक जो उसका ब्लेंड इंट है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो वहाँ से उसको कट करके निकाल देते हैं। उसके बाद हम सूचरिंग कर देते हैं। अगर ट्रैक्ट का थोड़ा सा भी पार्ट अगर बच जाता है तो उससे क्या होता है, वो रिकरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या है, अगर एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, कोई उसको दिक्कत नहीं हो रही है पेशेंट को, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता, ऑब्जर्वेशन करना होता है। अगर इन्फेक्टेड है, एक्यूट इन्फेक्शन है, तो हम सबसे पहले उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या, इसको एंटीबायोटिक देंगे। अगर एब्सेस का फॉर्मेशन हो रहा है, पस भरा हुआ है, तो उसको इंसिजन ड्रेनेज करके उसका पस कल्चर के लिए भेज देंगे और जो उसकी प्रॉपर एंटीबायोटिक है उसको चलाएंगे। इसकी भी डेफिनेटिव सर्जरी क्या है, कंप्लीट सर्जिकल एक्सिजन ऑफ साइनस ट्रैक्ट। तो इसका भी जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है इसका है सर्जिकल अप्रोच, वो है जो भी इसका ट्रैक्ट है उसको सर्जिकली पूरा कंप्लीट रिमूव करना है। इसमें रिकरेंस बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है अगर ट्रैक्ट प्रॉपरली नहीं निकाला गया इंटायरली। तो और इसमें क्या आता है, डाई, वही डाई हम इसमें भी डालते हैं, या प्रोब डाल के हमें प्रोब से पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे वो उसकी ब्रांचिंग है, कहाँ पे उसका ट्रैक्ट कहाँ पे जा रहा है। तो प्रोब से हमें इस चीज़ का इंट्रोब में पता चल जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है कॉल ऑरल फिस्टुला। अब ये जो होता है ये बहुत ही रेयर होता है, रेयर कंजेनाइटल फिस्टुला होता है। इसमें क्या होता है, ये कनेक्ट करता है जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का जो फ्लोर होता है। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से ये आपका जो स्किन ऑफ नेक होती है, इसमें भी वही इंटीरियर बॉर्डर ऑफ ये स्टेर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल है। तो यहाँ के इसके इंटीरियर बॉर्डर पे इसकी जो इंटरनल ओपनिंग होती है वो वहाँ पे होती है। तो ये जो होता है ये फर्स्ट ब्रेंकियल क्लेफ्ट से बनता है। तो फ्रेंड्स याद रखना, क्लेफ्ट से बनता है। तो जो क्लेफ्ट होता है क्या बनाता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो अगर इसमें कोई डिफॉर्मिटी होती है फ्यूजन में, तो ये इसमें ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो ईएसी से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से एक ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है जो खुलता कहाँ पे है, जो हमारा मैंडिबल होता है और जो स्टेर्नोक्लेडोमेस्टोइड के बीच में इसकी ओपनिंग होती है। When it persists as a tract between the EAC and the neck skin is termed as col-oral fistula. Col-oral fistula ये हो गया आपका जो EAC को नेक स्किन से कनेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ होती है, इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है वो फ्लोर ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ओपनिंग फ्लोर ऑफ, ये हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इसके फ्लोर पे यहाँ पे इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। इंटरनल ओपनिंग जो होती है अपर नेक में, ये इंटीरियर ऑफ द स्टेर्नोक्लेडोमेस्टोइड जो होती है इसके इंटीरियर बॉर्डर पे होती है। कभी कभी ये ट्रैक्ट यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे पैरोटिड होता है, पैरोटिड ग्लैंड होती है। तो कभी कभी ये ट्रैक्ट थ्रू द पैरोटिड जाती है और पैरोटिड के बीच में जो होती है, जो सुपरफिशियल लोब और डीप लोब होता है, इसके बीच में फेशियल नर्व का भी की एंट्री होती है। तो कभी कभी ये सर्जरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि जो है हमें डाइसेक्शन बहुत प्रॉपरली करना होता है। कभी कभी इसमें सुपरफिशियल पेरिडोक्टमी भी करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अगर फेशियल नर्व के आसपास होती है तो हमें फेशियल नर्व को बचाना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, द ट्रैक्ट यूजुअली पासेस क्लोज टू द पैरोटिड ग्लैंड एंड द फेशियल नर्व। तो इसका क्लिनिकल फीचर क्या होता है, क्या क्लिनिकल फीचर होगा इसमें, क्लिनिकल फीचर रिकरेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। कभी कभी क्या होता है टीएम नॉर्मल होती है लेकिन बार बार डिस्चार्ज की हिस्ट्री रहती है कि जो है कान से मवाद आ रहा है, कान से पस डिस्चार्ज हो रहा है। तो और इसकी दूसरी स्मॉल ओपनिंग जो होती है अपर नेक में होगी। ये रेयर कंजेनाइटल डिजीज है तो बहुत रेयरली देखने को मिलता है। रिकरेंट इन्फेक्शन होगा एब्सेस अराउंड द पैरोटिड रीजन और अपर नेक। इसमें भी क्या कराएंगे इन्वेस्टिगेशन में, फिस्टुलोग्राम कराएंगे या साइनोग्राम कराएंगे ट्रैक्ट को देखने के लिए कि ट्रैक्ट कहाँ कहाँ के होके गया है।
इसमें सीटी फिजियोलॉजी या एमआरआई कराते हैं। एमआरआई इसलिए कराते हैं क्योंकि हमें अगर ट्रैक्ट वाया पैरोटिड ग्लैंड या फेशियल नर्व के पास से जा रही है तो उससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे जो है उसका क्या रिलेशन है फेशियल नर्व से और पैरोटिड से। इसमें भी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट वही है, कंप्लीट सर्जिकल एक्सीजन। जो भी ट्रैक्ट होता है उसको पूरा का पूरा ही निकालना होता है। बाकी जो है अगर उसमें हमने अगर थोड़ा सा भी पार्ट उसका बच जाता है तो वो रिकरेंस कॉज कर सकता है। ये भी अंडर जनरल एनेस्थीसिया में होता है, जीए में ये केस होता है। कभी कभी हमें जो है सुपरफिशियल पेरिडोक्टमी भी करनी पड़ती है फेशियल नर्व को बचाने के लिए। और सर्जरी से पहले हम डाई इंजेक्ट करते हैं या प्रोबिंग करते हैं, यूज्ड इन इंट्राऑपरेटिव ट्रेस द ट्रैक। जो हमारा ट्रैक्ट है उसको ट्रेस करने के लिए उसमें या तो डाई इंजेक्ट कर देते हैं या तो प्रोबिंग करते हैं। फोर्थ हमारा जो ऑप्शन जो फोर्थ टॉपिक है वो है पिन्ना डिफॉर्मिटी या ऑरिकुलर डिफॉर्मिटी। अब जो हमारा पिन्ना है इसके हेलिक्स, एंटी हेलिक्स या लोब्यूल्स और ट्रैगस, एंटी ट्रैगस, ये सब जो होता है क्या होते हैं, अगर ये या तो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी हो सकती है, एक्वायर्ड। कंजेनाइटल या तो बचपन से है उसको, या तो एक्वायर्ड कोई ट्रॉमा हो जाए उसकी वजह से या केमिकल इंजरी हो जाए उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है पिन्ना का शेप में चेंजेस आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है अफेक्टिंग इट्स साइज, शेप, पोजीशन एंड स्ट्रक्चर। तो जो इसका शेप, साइज, पोजीशन और जो है इसका स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं तो उसे कहा जाता है पिन्ना डिफॉर्मिटी। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए इसके पिन्ना यहाँ पे है ही नहीं तो इसे एनोसिया कहा जाता है। बैट ईयर में देखिए क्या होता है, बैट ईयर में जो होता है जो एंटी हेलिक्स है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है। लूप ईयर में देखिए जैसे लूप जैसा बना रखा है, पिन्ना जो है लूप जैसा हो रखा है। माइक्रोसिया में पिन्ना तो है बट उसकी साइज बहुत ही छोटी है और डिफॉर्म्ड है। कप ईयर में देखो ये रोल करके कप जैसा बना लिया है, ये पूरा पिन्ना एक कप जैसा बन गया। क्रिप्टोसिया में देखो जो अपर पार्ट है पिन्ना का वो जो स्किन है स्कैल्प की उसमें बरीड हो गया है। तो इसको हम पूरा डिटेल में अभी नेक्स्ट अपने उसमें पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पिन्ना डिफॉर्मिटी क्या है, तो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी कैसे हो सकती है, जो पिन्ना का फॉर्मेशन होता है वो हिलॉक्स से होता है और हिलॉक्स का फॉर्मेशन जो होता है वो फर्स्ट फ्रेंजियल आर्चेज और सेकंड फ्रेंजियल आर्चेज से होता है। तो अगर इन फ्रेंजियल आर्चेज में अगर कोई डिफॉर्मिटी होती है या फ्यूजन में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें पिन्ना के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है। तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड ब्रैंकियल आर्चेज हैं उसमें अगर डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है, अगर उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो हमारा जो पिन्ना का फॉर्मेशन होता है वो भी डिफेक्टिव होता है। तो इसमें माइनर डिफॉर्मिटी क्या होती है, माइनर डिफॉर्मिटी का मतलब यह है कि पिन्ना जो है जो पिन्ना है बस उसमें ही डिफॉर्मिटी है, उसके शेप साइज में डिफॉर्मिटी आ जाती है लेकिन उसकी हियरिंग जो होती है वो नॉर्मल होती है। तो ये माइनर डिफॉर्मिटी होती है। तो माइनर डिफॉर्मिटी में सबसे पहले हम बैट ईयर या प्रोमिनेंट ईयर पढ़ेंगे। तो इसको बैट ईयर क्यों कहा जाता है, जैसे बैट होता है तो उसका जो पिन्ना होता है बिल्कुल ही प्रोमिनेंट होता है और आगे की तरफ फॉरवर्डेड होता है। तो इसमें क्या होता है इसका जो एंटी हेलिक्स है वो अंडर डेवलप्ड रह जाता है। एक तो पहली चीज़ ये होगी, और जो इसका जो कॉन्का मेस्टोइड एंगल है, कॉन्का मेस्टोइड एंगल होता है नॉर्मली क्या होता है 30 से कम होना चाहिए, 25 डिग्री से 30 से कम होना चाहिए। ये जो हमारा देखिए नॉर्मल ईयर है तो ये जो है ये कॉन्का हो गया, ये कॉन्का हो गया। ये मेस्टोइड जो है आपकी बोन होती है, जो कॉन्का के पीछे हमारी मेस्टोइड बोन होती है। तो इसके बीच का जो एंगल होता है नॉर्मली कितना होना चाहिए 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए। बट अगर प्रोमिनेंट ईयर है तो देखिए इसमें एंटी हेलिक्स जो है प्रोमिनेंट नहीं है, अंडर डेवलप्ड है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा पिन्ना जो होता है और भी फॉरवर्डेड हो जाता है। जो देखिए जो एंटी हेलिकल फोल्ड होता है जो मीडियल साइड में होना चाहिए वो नहीं होता, तो उसकी वजह से क्या होता है गैप ज़्यादा हो जाता है। जो हमारा मेस्टोइड बोन है और जो होता है कॉन्का के बीच में गैप ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पिन्ना फॉरवर्डेड और बाहर की तरफ दिखता है। तो ये मोर देन 30 डिग्री अगर हो जाता है तो उसे प्रोमिनेंट ईयर कहा जाता है। उसके बाद स्पॉक ईयर क्या होता है, इसमें क्या होता है एबनॉर्मल थर्ड क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है।
जिससे क्या होता है पॉइंटेड ईयर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसमें देखिए जो हमारे एंटी हेलिक्स होता है इसके दो क्रक्स होते हैं, एक सुपीरियर क्रक्स और एक इन्फीरियर क्रक्स। नॉर्मली तो यही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है स्पोक ईयर में एक और स्पाइक बन जाता है, जैसे एक और स्पाइक बन जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए ये और ये 3 स्पाइक बन गए हैं, तो इसे एल्फ ईयर भी कहा जाता है। तो जिससे ये क्या होता है जो एंटी हेलिक्स का अपर पार्ट होता है ये और प्रोमिनेंट हो जाता है और ऊपर चला जाता है। जो एल्फ के कान होते हैं, अपने मूवियों में देखे होंगे, एल्फ के कान जो होते हैं थोड़ा सा पॉइंटेड हो जाते हैं। उसके बाद कॉन्स्ट्रिक्टेड ईयर क्या होता है, कप ईयर या लूप ईयर, इसे क्या कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हेलिकल होता है, जो हेलिक्स होता है, जो आपका हेलिक्स वाला पोर्शन होता है ये टाइट हो जाता है और फोल्डेड हो जाता है, अपने ऊपर ये फोल्डेड हो जाता है। तो उससे क्या होता है एक कप जैसा, तो ये काफ़ी टाइट हो गया जिसे कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया और जो है फोल्ड हो जाता है। तो ये जो हेलिक्स होता है छोटा हो जाता है और जो होता है अपने और क्या होता है फोल्ड हो जाता है, तो वो कप जैसा शेप बना लेता है। तो इसे कहा जाता है कॉन्स्ट्रिक्टेड ईयर। कॉन्स्ट्रिक्टेड ईयर मतलब टाइट होके छोटा हो गया है, तो उससे क्या होता है कप जैसा शेप आने लगता है, तो ये छोटा हो जाता है, तो कप जैसा अपीयरेंस आने लगता है, तो इसे कहा जाता है लूप ईयर या कप ईयर। उसके बाद आता है क्रिप्टोसिया। अब क्रिप्टोसिया में क्या होता है जो ये जो हेलिक्स का अपर पार्ट है, ये देखिए ये जो हमारी स्किन है स्कैल्प की स्किन, उसके अंदर जाके चला गया है। तो जो अपर पोल होता है ऑरिकल का, वो अंदर स्कैल्प स्किन के बरीड हो जाता है, तो इसे क्रिप्टोसिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है मैक्रोसिया। अगर पिन्ना का कोई भी कार्टिलेज या कोई भी पार्ट अगर ज़्यादा इनलार्ज हो जाए तो उससे क्या होता है, उसे कान जो जो हमारा पिन्ना होता है इनलार्ज हो जाता है। तो इसमें देखिए ये हेलिक्स हो गया, ये एंटी हेलिक्स, इसके बीच का गैप देखो बढ़ गया, तो यहाँ का जो कार्टिलेज है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है, तो एबनॉर्मली लार्ज पिन्ना का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये सर्जरी के बाद देखो इसको जो इसमें क्या करते हैं, या तो सूचरिंग टेक्निक से या तो जो है हम जो एक्स्ट्रा कार्टिलेज है उसको कट करके हम पिन्ना को इसको जो है सही करते हैं। ये आफ्टर सर्जरी है, बिफोर सर्जरी। उसके बाद पॉलिसिया क्या होता है, पॉलिसिया में एसेसरी ऑरिकल्स, एक्स्ट्रा पिन्ना लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये नॉर्मली ये पिन्ना है, लेकिन इसके सामने ही एक एसेसरी पिन्ना का फॉर्मेशन हो गया है जो अंडर डेवलप्ड है, और जो है लेकिन जो है एक्स्ट्रा जैसे कोई एक्स्ट्रा पिन्ना का फॉर्मेशन हो रखा है, तो ये आपका जो है इसे कहा जाता है पॉलिसिया। प्री ऑरिकुलर टैक्स साइनस हमने बता ही दिया था। प्री ऑरिकुलर टैक्स क्या होता है, ये स्किन या कार्टिलेज का रेमिनेंट होता है, ये जो होता है स्किन या कार्टिलेज का रेमिनेंट होता है, तो ये जो होता है पिन्ना के एंटीरियरली फॉर्म होता है। अब इन सब का मैनेजमेंट क्या हो गया, अब इन सब का जो कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है इन सब का मैनेजमेंट नॉन सर्जिकल में क्या होता है, अगर अर्ली इन्फेंसी है, अगर 1 साल से कम का बच्चा है तो उसमें क्या करते हैं ईयर मोल्डिंग करते हैं, एक स्प्लिंट लगाते हैं। उसमें स्प्लिंट इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है 1 साल से कम का, उसमें जो होता है उसका जो कार्टिलेज होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है और अपना शेप चेंज कर सकता है। तो उसमें क्या होता है ड्यू टू द मैटरनल एस्ट्रोजन की वजह से। तो व्हेन फर्स्ट 6 वीक्स ऑफ द लाइफ, तो ऑरिकल फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ ऑरिकल कार्टिलेज इज सॉफ्ट ड्यू टू द मैटरनल एस्ट्रोजन, मैटरनल। तो उसमें क्या करते हैं उसको करेक्ट करते हैं मोल्डिंग से। अब इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये क्या करते हैं, इसमें मोल्डिंग करते हैं, इसमें स्प्लिंट लगा दिया, उसके देखिए इसमें स्प्लिंट लगा दिया, जो आपका हेलिक्स एंटी हेलिक्स के बीच में स्प्लिंट लगा दिया, और उसके बाकी पार्ट होते हैं उसको कवर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है ये प्रॉपर शेप में आ जाता है कान में, तो इसमें कोई सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो नॉन सर्जिकल टेक्निक हो गया। अब सर्जिकल टेक्निक में क्या करते हैं ओटोप्लास्टी करते हैं, ये कॉस्मेटिक रिकंस्ट्रक्शन होता है। अब इसमें जो है प्रोमिनेंट ईयर, स्ट्रेल ईयर और क्रिप्टोसिया इन सब में किया जाता है। उसके बाद ऑरिकुलर रिकंस्ट्रक्शन या पिन्नाप्लास्टी, जिस सर्जिकल अप्रोच में एक नेक्स्ट ये भी होता है ऑरिकुलर रिकंस्ट्रक्शन एंड पिन्नाप्लास्टी। इसमें क्या होता है ऑटोलॉगस जो कोस्टल कार्टिलेज ग्राफ्ट लेते हैं, जो हमारे जो कार्टिलेज होते हैं यहाँ से ग्राफ्ट लेते हैं और पिन्ना हम बनाते हैं, बाहर जो है पिन्ना का फॉर्मेशन करते हैं, उसका कार्टिलेज एक्चुअली हम कार्टिलेज जो हमारा जो कोस्टल कार्टिलेज होता है उसी को शेप देके हम कार्टिलेज बनाते हैं और उसमें जो है उसको इंसर्ट करके हम पिन्ना का फॉर्मेशन करते हैं।
तो अगर एनोसिया है या पिन्ना डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में हम कोस्टल कार्टिलेज का यूज करते हैं। तो इसके जो है 2 टेक्निक्स होती हैं, ब्रेन टेक्निक, नगाटा टेक्निक, बस आप नाम जान लीजिए, बाकी डिटेल में नहीं जाना इसमें। और इम्प्लांट्स का भी यूज करते हैं, मेडपोर जो पोरस पॉलीइथाइलिन होता है उसमें इम्प्लांट्स का भी यूज करते हैं। या प्रोस्थेटिक ईयर होता है, सिलिकॉन ईयर होता है, बने बनाए पिन्ना आते हैं सिलिकॉन ईयर, उसको हम लगा देते हैं। रिकंस्ट्रक्शन की टाइमिंग क्या होती है, पिन्ना की रिकंस्ट्रक्शन की टाइमिंग क्या हो गई, अगर सर्जिकली में देखा जाए तो बिटवीन द 6 to 10 ईयर, क्योंकि जब रिब कार्टिलेज लार्ज इनफ हो जाए, आज इनफ, जब जो है कार्टिलेज पूरे तरह से डेवलप हो जाए, मेच्योर हो जाए, तब हम जो है उसको उसका कार्टिलेज से पिन्ना का फॉर्मेशन करते हैं। उससे पहले क्या कहते हैं, एसोसिएटेड हियरिंग रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन, हियरिंग रिहेबिलिटेशन किसे कहते हैं, बोन एंकर्ड हियरिंग एड्स, बा का यूज करते हैं या कैनालोप्लास्टी करते हैं। अगर एट्रेसिया है, ये ऐसी एट्रेसिया है तो कैनालोप्लास्टी करते हैं, कैनाल का फॉर्म एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को भी बनाते हैं, ठीक है। अब ओटोप्लास्टी क्या होता है, अभी आपने पढ़ा कि ओटोप्लास्टी कॉस्मेटिक रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, अगर प्रोमिनेंट ईयर है, बैट ईयर है, बहुत ज़्यादा एंगल है, तो इसमें क्या करेंगे कि ओटोप्लास्टिक इज ए कॉस्मेटिकली सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म टू करेक्ट डिफॉर्मिटी ऑफ द ऑरिकल। मोस्ट कॉमनली प्रोमिनेंट ईयर, बैट ईयर में यूज किया जाता है, बट ऑल अदर कंजेनाइटल और एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी में भी कर सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, पहले स्टेप में क्या करते हैं, पहले स्टेप में अब ये जो है इसमें यहाँ पोस्ट ऑरिकुलर जो होता है पिन्ना के कार्टिलेज पे, यहाँ पे हम देते हैं इंसीजन, ठीक है, बैक ऑफ द ईयर में इंसीजन देंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक्सेस स्किन है उसको कट करके निकाल देंगे, जो एक्सेस स्किन है उसको कट करके निकाल देंगे। और अगर कोंका बहुत ज़्यादा बिगर है तो कभी कभी हम कोंकल कार्टिलेज को भी कट करके निकाल देते हैं, जिससे हमारा जो साइज हो तो कम हो जाए। उसके बाद हम उसको सूचर कर देते हैं। आफ्टर एक्सेस स्किन इज एक्साइज कोंका इज सूचर्ड विद मेस्टोइड। तो जो हमारा देखिए यहाँ पे इसको सूचर करने के बाद हमने इसको मेस्टोइड से इसको सूचर कर दिया है, उसको पास पास ला दिया, जिससे जो अभी पिन्ना काफ़ी दूर दूर था और इन लार्ज जो पार्ट था, जो एक्स्ट्रा पार्ट था कार्टिलेज का, उसको कट करके हमने निकाल दिया। तो परमानेंट सूचर इन द कार्टिलेज पुल द ईयर क्लोज टू द स्कल। तो इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा मेस्टोइड का, जो मेस्टोइड बोन के ऊपर का जो मसल होती है, उससे जो है उसको सूचर करके उसको क्लोज ला देते हैं। उसके बाद इसको हम सूचर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, कुछ दिनों बाद ये पास में आके जुड़ जाते हैं। तो जो हमारा प्रोमिनेंट ईयर था, अब उसका एंगल मेंटेन हो जाता है, लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो आइडियल एज क्या होती है ओटोप्लास्टी की, आइडियल एज जो होती है 5 to 6 ईयर ऑफ एज, ओटोप्लास्टी में 5 to 6 ईयर ऑफ एज। और जो आपका इसमें क्या करते हैं, जो ऑरिकुलर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो पिन्नाप्लास्टी में, तो उसमें क्या होता है 6 to 10 ईयर। तो 5 to 6 और 6 to 10 ईयर, क्योंकि जो ऑरिकल का साइज होता है वो 90% एडल्ट साइज में इस एज में पहुंच जाता है। और कार्टिलेज जो होता है स्टिल प्लाएबल, सो ईजियर रीशेपिंग, तो वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, तो उसको रीशेपिंग करने में आसानी होती है इस एज में। बिफोर स्कूल गोइंग एज, तो 5 से 6 साल का जो बच्चा होता है उसको 5 से 6 साल के बाद ही स्कूल जाता है, उससे पहले ही हम उसका जो है उसका ओटोप्लास्टी कर देते हैं, जिससे उसको जो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ना हो और कोई उसके बुली न करे। तो प्रिंसिपल क्या होता है ओटोप्लास्टी का, ओटोप्लास्टी का प्रिंसिपल क्या होता है, क्रिएट ए नेचुरल ऑरिकुलोमेस्टोइड एंगल। तो जो प्रोमिनेंट ईयर था तो उसका पिन्ना बहुत ही ख़राब लग रहा था, तो उसमें क्या करता है, उसका एंगल बढ़ा हुआ था, तो उसको एंगल को हम नॉर्मल एंगल पे ले आएंगे। उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट और एसिन्यूएट द एंटी हेलिकल फोल्ड और रिड्यूस द कोंकल हाइपरट्रॉफी इफ प्रेजेंट। तो जो जो हमारा कोंका था उसका अगर कार्टिलेज काफ़ी इनलार्ज है तो उसको हम उसको कट करके या सूचरिंग मेथड से उसको जो है उसको नॉर्मल पोजीशन में लाएंगे। अचीव सिमेट्री विद द अपोजिट ईयर एंड मेंटेन द नेचुरल कंटूर विदाउट शार्प एजेज। अब टेक्निक क्या है ओटोप्लास्टी की, ओटोप्लास्टिक की टेक्निक क्या है, ओटोप्लास्टिक का 2 मेन कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। एक होता है कार्टिलेज स्पेयरिंग टेक्निक
और एक होता है कार्टिलेज स्कोरिंग या कटिंग टेक्निक। तो कार्टिलेज स्पेयरिंग में हम कार्टिलेज को कट करके नहीं निकालेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम उसको कट करके नहीं निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, सूचर करेंगे। इसमें केवल क्या करेंगे, सूचर करके उसको पास पास ले आएंगे। तो रीसेप करेंगे ऑरिकल को विदाउट कटिंग द कार्टिलेज। तो इसमें दो टेक्निक होती है, एक मस्टार्ड टेक्निक होती है, एक फर्नेस टेक्निक होती है। बस नाम जान लीजिए, बाकी इसको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। कभी हो सकता है ऑटोप्लास्टी पे ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद कार्टिलेज स्कोरिंग में और कटिंग टेक्निक में इसमें क्या करते हैं, हम जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है कार्टिलेज का उसको हम कट करके निकाल देते हैं। तो इसमें जो कार्टिलेज इज थिक और स्टिफ, जो ओल्डर पेशेंट, ये ज़्यादातर ओल्डर पेशेंट में हम करते हैं। तो उसमें जो है क्या होता है, बहुत स्टिफनेस होती है, तो वो पास में आने तो सूचरिंग टेक्निक से नहीं हो पाता है। तो उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है कार्टिलेज का हमें उसे निकालना ही पड़ता है। तो इसमें कौन सी टेक्निक यूज होती है, कन्वर्ज टेक्निक और स्टेनस्टॉर्म टेक्निक। तो ये INI-CT में ये ओटोप्लास्टी पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको देख लेना। अब इसमें सर्जिकल स्टेप क्या है, सर्जिकल स्टेप मैंने आपको ऊपर बता दिया था। सबसे पहले एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया में दे सकते हैं। एडल्ट है तो लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं, और अगर बच्चा है तो उसको जनरल एनेस्थीसिया में करना पड़ेगा। इंसीजन, पोस्ट ऑरिकुलर इंसीजन देंगे बिहाइंड द ईयर। और एक्सपोजर क्या करें, स्किन को एलिवेट करेंगे और जो कार्टिलेज है उसको एक्सपोज करेंगे। उसके बाद जो भी मस्टार्ड सूचर टेक्निक या फरनास सूचर टेक्निक से करेंगे, या फिर हमारा जो अभी हमने पढ़ा जो है कन्वर्ज टेक्निक या स्टेनस्टॉर्म टेक्निक, अगर कट करके निकालना होगा तो कट करके निकाल देंगे। उसके बाद इसको इनको सूचर कर देंगे बिहाइंड द ईयर मेस्टोहेड से, और जो होता है उसके बाद उसको छोड़ देंगे तो वो अपने पोजीशन पे आ जाएगा। बाकी का नेक्स्ट पार्ट 2 में इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।